नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार। भारत के मध्यकालीन इतिहास में कई सारे ऐतिहासिक युद्ध हुए हैं जिन्होंने समय समय पर अपने अपने हिसाब से भारत के इतिहास पर अपना एक अलग प्रभाव छोड़ा है। ऐसा ही एक विनाशकारी युद्ध हुआ था खानवा का युद्ध, जो मेवाड़ के शासक राणा सांगा और काबुल के शासक बाबर के बीच हुआ था। हालांकि खानवा के युद्ध से पहले ही पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी को परास्त करके बाबर दिल्ली का बादशाह बन चुका था। बावजूद इसके उसके राज्य में उस स्थायित्व का भाव था जिसकी बाबर आकांक्षा रखता था। तो आइए आज हम उसी खानवा के युद्ध की चर्चा करेंगे जो मेवाड़ के शासक राणा सांगा और काबुल के शासक बाबर के बीच हुआ था। देखो, यदि हम इस युद्ध के कारणों की जांच करें तो मोटे मोटे 2-3 कारण मुझे नजर आते हैं। इसका पहला कारण तो ये था कि पानीपत के मैदान में बाबर से परास्त होने के बावजूद भी अफगानी अभी भी बाबर को अपना शासक मानने को तैयार नहीं थे। इसका दूसरा महत्वपूर्ण कारण ये है कि पानीपत के मैदान में बाबर से परास्त होकर सारे अफगानी मेवाड़ के शासक राणा सांगा के दरबार में एकजुट हो चुके थे। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण ये था वो ये था कि खुद मेवाड़ का शासक राणा सांगा भी दिल्ली का बादशाह बनने की उच्चाकांक्षा रखता था। दरअसल राणा सांगा का अनुमान ये था कि पूर्व के आक्रमणकारियों की भांति शायद बाबर भी इब्राहिम लोदी को परास्त करने के बाद में अपने देश वापस काबुल लौट जाएगा। लेकिन पानीपत के मैदान में विजय हासिल करने के बाद में बाबर का मन बदल गया और उसने दिल्ली में ही रहने का निर्णय ले लिया। इससे मेवाड़ का शासक राणा सांगा बाबर के प्रति शत्रुता का भाव रखने लगा और उसे भारत से बाहर निकालने का उपाय खोजने लगा। और इस कार्य में राणा सांगा की मदद की अफगानियों ने। अफगानी सरदार महमूद लोदी, आलम खां लोदी और हसन खान मेवाती जैसे अफगान सरदार राणा सांगा को बार बार उकसाने लगे कि वो बाबर पर आक्रमण करे और बाबर को भारत से बाहर निकाल दे। हालांकि इस बात का एहसास बाबर को भी हो चुका था कि मेवाड़ के शासक राणा सांगा के रहते वो भारत में स्थायित्वपूर्ण ढंग से शासन नहीं कर सकता। और राणा सांगा को भी इस बात का एहसास था कि पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी को परास्त करने के बाद में बाबर का अगला निशाना संभवतः मेवाड़ ही होगा। तो कहने का मतलब यह है कि दोनों पक्षों के पास पर्याप्त मात्रा में कारण थे कि वे एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करें। तो इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए बाबर ने डिसीजन लिया कि वो सबसे पहले मेवाड़ की शक्ति को कुचलेगा। और उधर राणा सांगा ने भी डिसीजन लिया कि वो सबसे पहले अपने आप को ताकतवर बनाएगा और उसके बाद में वो फिर बाबर पर आक्रमण करेगा। तो अपनी इसी सोच को दृष्टिगत रखते हुए राणा सांगा ने राजपूत राजाओं का एक पूरा संघ बना लिया और उसके फिर बाद में महाराणा सांगा ने बयाना के ऊपर आक्रमण कर दिया। बयाना में उस समय बाबर के प्रतिनिधि के रूप में निजाम खान शासन कर रहा था। राणा सांगा की विशाल सेना को देखकर निजाम खान डर गया और वो भागकर बाबर के पास दिल्ली आ गया। उसके बाद में बाबर ने क्या किया, बाबर ने बयाना का शासन अपने बहनोई मेहंदी ख्वाजा को सौंप दिया। लेकिन जब राणा सांगा ने बयाना पर आक्रमण किया तो मेहंदी ख्वाजा राणा सांगा का सामना नहीं कर सका और उससे बुरी तरह परास्त हो गया। और वहां से किसी तरह बच निकलकर मेहंदी ख्वाजा दिल्ली में बाबर के पास आ गया। उधर काबुल का एक ज्योतिषी था मोहम्मद शरीफ, उसने भविष्यवाणी की कि यदि मेवाड़ के शासक राणा सांगा और बाबर के बीच युद्ध होता है तो इस युद्ध में बाबर की कड़ी पराजय होगी। तो शुरुआती पराजय और मोहम्मद शरीफ की भविष्यवाणी को सुनकर बाबर की सेना के हौसले पस्त हो गए और वे बाबर से काबुल लौटने की अनुमति मांगने लगे। तो अपने सैनिकों की ये दशा देखकर बाबर ने अपने सैनिकों का हौसला या उत्साहवर्धन किया और उन्हें कहा
कि मेरे देशवासियों, आप भागकर कहाँ जाओगे, काबुल यहाँ से बहुत दूर है, और यदि हम मृत्यु को प्राप्त हुए तो फिर हमें जन्नत नसीब होगी, लेकिन यदि हमने मेवाड़ के शासक राणा सांगा को परास्त कर दिया तो फिर हमें दिल्ली की गद्दी प्राप्त होगी। तो बाबर के इस प्रकार किए गए उत्साहवर्धन से बाबर के सैनिकों ने भारत में रहने का निश्चय ले लिया और उन्होंने बाबर के सामने सौगंध खाई कि वे मरते दम तक युद्ध के मैदान में लड़ते रहेंगे। उसके बाद में फिर बाबर ने क्या किया कि उसने अपने सभी काबुल वासियों के ऊपर जिनसे वो तमगा कर लेता था, वो तमगा कर समाप्त कर दिया। और उसके बाद फिर बाबर ने शपथ खाई कि आज के बाद में वो कभी भी शराब का सेवन नहीं करेगा। और ऐसा बोलकर बाबर ने काबुल से जितने भी वो शराब के बर्तन लाया था उसने वे सारे तुड़वा दिए, और काबुल से लाई गई मदिरा में उसने नमक डलवाकर उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। और उसके बाद फिर बाबर ने जिहाद का नारा दिया, और उसके बाद बाबर युद्ध के मैदान की ओर चल पड़ा और फतेहपुर सीकरी से लगभग 10 मील दूर उसने अपना तंबू गाड़ लिया। उधर महाराणा सांगा भी 15 मार्च सन 1527 को बसावर से खानवा की ओर चल दिया, और खानवा के पास आकर उसने अपने तंबू लगा लिए। उसके बाद में महाराणा सांगा ने परंपरागत ढंग से अपनी सेना को 4 भागों में विभाजित कर दिया, एक बायां पक्ष, एक दायां पक्ष, एक मध्य पक्ष और एक अग्रिम पंक्ति। लेकिन बाबर ने उसी नीति का प्रयोग किया जिस नीति से उसने पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी को शिकस्त दी थी। उसने अपनी सेना को 5 भागों में डिवाइड कर दिया। उसने बाएं पक्ष का नेतृत्व अपने बहनोई मेहंदी ख्वाजा को सौंप दिया, जबकि दाएं पक्ष का नेतृत्व उसने अपने बड़े बेटे हुमायूं को सौंप दिया। मध्य पंक्ति का नेतृत्व बाबर ने खुद संभाल लिया, जबकि अग्रिम पंक्ति में मोहम्मद मिर्जा खड़ा हो गया। तुलुगमा पद्धति से सेना को सजाने का दायित्व उसने मुनीम अतका को दे दिया, जबकि तोपखाना उस्ताद अली ने संभाला, जबकि बाबर की बंदूक सेना का नेतृत्व मुस्तफा ने किया। इस प्रकार से बाबर ने गैर परंपरागत ढंग से, जिससे भारतीय अभी अपरिचित थे, अपनी सेना को खानवा के मैदान में सजा लिया। तोपों का संचालन बाबर ने उस्मानी ढंग से किया। दरअसल उस्मानी पद्धति क्या होती है कि 2 गाड़ियों के बीच में पर्याप्त मात्रा में स्पेस रखा जाता है, और उसके बाद फिर गाड़ी में तोपों को रखकर शत्रु सेना पर आक्रमण किया जाता है। तो बाबर ने एक विशेष प्रकार से गैर परंपरागत ढंग से अपनी सेना को सजा लिया। 16 मार्च सन 1527 की सुबह दोनों सेना आमने सामने आ गई और दोनों सेना के मध्य युद्ध छिड़ गया। युद्ध के शुरुआती घंटों में लगभग दोपहर तक राणा सांगा की सेना बाबर की सेना के ऊपर भारी पड़ने लगी, और ऐसा प्रतीत होने लगा कि शायद राणा सांगा की सेना बाबर की सेना को परास्त कर देगी। लेकिन फिर क्या हुआ, बाबर ने, क्योंकि उसने अपनी सेना को तुलुगमा पद्धति के अनुसार लगाया था। ये तुलुगमा पद्धति क्या होती है कि इसमें सेना का बायां पक्ष और दायां पक्ष थोड़ा थोड़ा पीछे हटकर और घूमते चक्कर लगाते हुए शत्रु सेना के बिल्कुल बैक साइड में जाके खड़ा हो जाता है, और फिर पीछे से आकर शत्रु सेना पर जोरदार हमला करता है। तो बाबर की सेना की बाईं पंक्ति और दाईं पंक्ति ने तुलुगमा पद्धति के अनुसार चक्कर लगाते हुए राणा सांगा की सेना के पीछे आकर उस पर जोरदार हमला किया, और उसके बाद अग्रिम पंक्ति पर बाबर के तीरंदाजों ने तीरों की वर्षा कर दी। चूंकि राणा सांगा एक बड़े हाथी पर युद्ध का संचालन कर रहा था। अगर सही बताएं तो मध्यकालीन भारतीय शासकों की पराजय का एक बड़ा कारण यह भी था कि वे हाथी पर बैठकर युद्ध का संचालन करते थे, और हाथी पर बैठा हुआ शासक दूर से दिखाई देता था और उसे निशाना बनाना थोड़ा आसान हो जाता था। तो चूंकि राणा सांगा हाथी पर बैठकर युद्ध का संचालन कर रहा था,
तो बाबर के एक तीरंदाज का तीर राणा सांगा की आंख में जाके लगा और राणा सांगा घायल हो गया और वो बेहोश होकर हाथी के खोदे में गिर गया। तो जब राणा सांगा की सेना ने ये देखा कि राणा सांगा युद्ध क्षेत्र में नहीं है, तो राणा सांगा की सेना में खलबली मच गई और उसके फिर बाद में बाबर के तोपचियों और बाबर के बंदूकचियों ने कुछ घंटों के अंदर ही युद्ध का नजारा बदल दिया और शाम होते होते राणा सांगा की सेना की बुरी तरह से पराजय हो गई। राणा सांगा युद्ध में बुरी तरह घायल हुआ और उसके सैनिक उसे किसी तरह से रण क्षेत्र से बाहर बचा कर ले गए। तो इस प्रकार से खानवा के मैदान में बाबर की विजय हुई और राणा सांगा की करारी हार हुई।